बच्चों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो कि आपके प्रथम अध्याय से ही है। यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। मोहरे, लिपि तथा बाट, ये मैंने कल आपको हेडिंग बोल करके छोड़ दिया था। अब देखिए, इसके ऊपर एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर दिए हुए हैं। सूचना पट्ट का मतलब होता है जैसे कि एक बोर्ड होता है, उस पर कोई सूचना लिखी रहती है। जैसे कि आपके विद्यालय में है सूचना पट्ट। अब देखिए मोहरे, अब इसमें सूचना पट्ट में देखने की बात यह है कि सभी जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सभी ज्यामितीय हैं। कोई गोलाकार है, आप देख सकते हैं कि ये गोलाकार है, और बाकी ये अंडाकार भी दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ त्रिभुज जैसी आकृति में भी हैं, और आयत वाली आकृति में भी ये है। तो सभी ज्यामितीय प्रकार के हैं। तो इसलिए इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि ज्यामितीय चीजों का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। और चित्राक्षर लिपि है, देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई अक्षर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, इसलिए यही वजह है कि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। मोहरे, लिपि तथा बाट, अब इस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। 7.1 में मोहरे और मुद्रांकन। देखिए बच्चों, मोहरे, लिपि और बाट, ये तीनों ही आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन लगभग प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। मोहरों के ऊपर भी, लिपि के और बाट के ऊपर भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहरे और मुद्रांकन की। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। अब आप इसे देख सकते हैं, सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि एक सामान से भरा एक थैला होता है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, तो उसके मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था, और उस रस्सी जिस स्थान से उसे बांधा जाता था, वहां पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया था, जिससे कि मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। आप देख सकते हैं। अब बराबर में एक चित्र भी दिया हुआ है इसी प्रकार का, जिस पर गीली मिट्टी पर चित्रांकन किया हुआ है। गीली मिट्टी के पर जो है मोहरों के द्वारा चित्रांकन किया हुआ है। बराबर वाले चित्र में आप आसानी से इसे देख सकते हैं। अब इसे लगाने का ये अर्थ समझ लीजिए कि इसे इसलिए लगाया जाता था, जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं कि कोई भी गुप्त चीज है, एग्जाम कॉपी देख लीजिए आप, जब वो जाती है तो उन पर सील लगाई जाती है लाख से, ताकि वो यदि टूटी हुई मिलती हैं, जहां वो पहुंचती हैं, तो माना जाता है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। इनका भी यही एक उद्देश्य था कि चीज सुरक्षित रहे और उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। इसीलिए मोहरे एक से एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी। जिस प्रकार इस मिट्टी की मोहर पर आप एक मोहर दे सकते हैं, और एक बराबर वाली 2 मोहरों का मुद्रांकन किया गया है। फिर देखिए, एक रहस्यमय लिपि। हड़प्पा के निवासियों ने, अभी ऊपर आपने अभी देखा, जैसे कि सूचना पट्टी यानी सूचना बोर्ड पर आपने देखा कि एक पंक्ति में कुछ लिखा गया है। हड़प्पाई मोहरों में लिपि के तौर पर लिखा गया है। लिपि आप समझते हैं, जिसे हम लिखते हैं।
वो हमारी लिपि कहलाती है, जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। अब हड़प्पाई मोहरों के ऊपर कुछ लिखा गया है, वो लिपि चित्राक्षर है, तो ये पुरातत्वविदों ने ये मान लिया है, विद्वानों ने ये मान लिया है कि वो मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। यहाँ इस लाइन में आप देख सकते हैं, दर्शाता है। विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त, देखिए इन मोहरों पर आप देख रहे होंगे चैप्टर के स्टार्टिंग से अब तक भी कि एक जानवर का चित्र दिया हुआ है। उस जानवर को अभी तक पहचानने में चूंकि लिपि को नहीं पढ़ा गया है, विद्वान अभी तक सफल नहीं हुए हैं कि कोई इसे एक श्रृंगी पशु बताता है, कोई वृषभ बताता है, लेकिन अभी इसके बारे में पूरी रूप से संतुष्ट नहीं है। अब लिपि के बारे में चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, 26 जो है वो चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से एक वर्णमालीय लिपि नहीं थी। वर्णमाला यानी कि जैसे कि आपके इंग्लिश की वर्णमाला है, उसमें 26 लेटर्स हैं, 26 जो हैं लेटर हैं, और हिंदी में 33 शब्द हैं, स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं। लेकिन चूंकि यहाँ चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए यह लिपि वर्णमालीय तो नहीं थी, इसीलिए इसे एक चित्राक्षर लिपि का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें 375 से 400 के बीच 375 से 400 के बीच चिन्ह मिलते हैं, और ऐसा किसी वर्णमाला में संभव नहीं है। अभी तक जितनी भी वर्णमालाएं प्राप्त हुई है उनमें जो है ऐसा नहीं मिला है कि इतने ज्यादा उसके चिन्ह हो। और ये लिपि जैसे आप हिंदी में देवनागरी लिपि में अपने बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ये ठीक उसके उल्टी थी, यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, जिससे यह लगता है कि जब इन्होंने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया, तो उन्होंने अक्षरों की चौड़ाई को थोड़ा घटा दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि जिन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर इस लिपि की लिखावट मिली है, वो कौन कौन सी हैं। वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि लिपि मिली किन किन चीजों पर है। अब उनमें मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के अवर्ण, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं। देखिए मिट्टी की लघु पट्टिकाओं से आप पहले भी परिचित है, क्योंकि 11th में हमने जो है मेसोपोटामिया की मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर ही वहां की किलाकार लिपि को सबसे पहले देखा था। आभूषण है, आभूषणों पर भी थी अस्थि छड़े, हड्डियों से बनाई हुई जो छड़े थी। यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पर जो ऊपर दिया हुआ है आपके इसी पेज के ऊपर दिया हुआ है, और हो सकता है कि जो वस्तुएं कुछ नष्ट हो गई है उन पर भी यह लिपि दर्शाई गई हो। अब रुख करते हैं अगले पेज की ओर। अब पॉइंट देखिए आप 7.3, इसमें बाट दिया हुआ है। बाटों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। बाट किस प्रकार से, देखिए बाटों का चित्र तो आप देख चुके हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर ही बाट दिए हुए हैं जो घनाकार हैं, लेकिन इन्हें नियंत्रित करने का भी इनके पास एक विशेष तरीका था, तरीके से नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट, एक विशेष प्रकार का पत्थर था, उससे बनाए जाते थे, चर्ट नामक पत्थर पर, लेकिन इन पर कोई निशान नहीं था, कुछ मात्रा नहीं लिखी हुई थी, घनाकार थे। इन बाटों के निचले जो मानदंड थे वो थे द्विआधारी अर्थात
एक दोगुना हो जाना, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार से आठ, आठ 16 32, इस प्रकार 12,800 तक थे। और जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे भाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। या आज आप भी देखते हैं कि जब आप आभूषण लेने जाते हैं या कोई बहुमूल्य वस्तु लेने जाते हैं तो उसे छोटे बाट से तोला जाता है और बड़ी और कम मूल्य वाली वस्तु बड़े बाटों से तोली जाती है। ठीक इसी प्रकार से इनके पास भी तराजू भी थी। धातु से बने। अब हम देखते हैं पॉइंट 8 में प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता में हड़प्पा समाज में देखे जटिल फैसले लेने के लिए और उनके कार्यान्वयन के लिए ये तो स्पष्ट हो जाता है कुछ तो रहा होगा जिसने कि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को एक ही जगह से जो है नियंत्रित किया, क्योंकि मृदभांड जो 1.14 चित्र में आपके दिए हुए हैं, मुहरों, पाटों तथा ईंटों से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें सब में एक रूपता है। जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटें हमें मिलती हैं। उसके बाद इनके मन के और अन्य जितनी भी चीजें हैं वो सभी जगह से इस प्रकार से मिलती है। तो इन सभी क्रियाकलापों को आखिर कौन संगठित करता था, ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। इधर आप बराबर में देख सकते हैं कि एक पुरोहित राजा का चित्र दिया हुआ है। इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि राजा ही थे या वास्तव में पुरोहित थे। पुरोहित इसलिए कह दिया गया है क्योंकि इस सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपने कक्षा 11 में पढ़ा है कि वहां पर जो मंदिरों का प्रशासन संभालते थे वो पिक्तेसी कहलाते थे और नगर की पहाड़ी पर मंदिर बनाए जाते थे। ठीक इसी प्रकार उन्होंने ऐसा मान लिया है। आगे देखते हैं 8.1 में प्रासाद तथा शासक। प्रासाद अर्थात महल या बड़ा भवन। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित एकदम से मतलब उत्तर नहीं मिल जाता है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को, देखिए मोहनजोदड़ो से मिला है एक विशाल भवन, और विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दे दी है। एक प्रासाद की संज्ञा दे दी है, यानी कि एक महल है विशाल भवन जो मिला है। अर्थात वहां, लेकिन वहां से भी कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं जिस प्रकार से राजा को भव्य वस्तुओं का प्रयोग करते हुए दिखाया जाना चाहिए। एक पत्थर की मूर्ति वहां से अवश्य मिली है। इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ये जो चित्र 1.23 में आपको दिया गया है, और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उन्हें जो भी पुरातत्वविद ऐसा सोचते हैं कि शायद वहां भी पुरोहित राजा रहे होंगे जैसे कि मेसोपोटामिया में थे। लेकिन चूंकि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और नहीं जानने के साधन उपलब्ध हैं, अर्थात लिपि को न पढ़ा जाना। इस रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन जो है लिपि का ना पढ़ा जाना है। लिपि यदि पढ़ ली जाती तो सभी जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर शायद मिल गया होता। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, जबकि दूसरे पुरातत्वविद क्या कहते हैं कि एक नहीं कई शासक थे।
एक नहीं कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा रहे होंगे। और कुछ के ये तर्क हैं कि पुरावस्तुओं में समानताओं के कारण अब इसमें ईंटें मनके तथा अस्थियां आपका चैप्टर चल रहा है, ये पेज नंबर 17 पर हैं हम। इसमें देखिए आप कि नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, नियोजित बस्तियां तो मिली है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्लैंड जो बस्तियां हैं वो मिली हैं। ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात भी है तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप भी स्थित हैं बस्तियां। इस प्रकार अंतिम परिकल्पना यानी कि अंतिम जो निष्कर्ष है वो ये निकाला है कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा ऐसे इकट्ठे जटिल निर्णय नहीं लिए जा सकते, इसलिए प्रत्येक नगर के अलग अलग कोई प्रशासक रहे होंगे जो आपस में सब एक सामंजस्य बनाकर उन्होंने इस सभ्यता को चलाया। अब आपका पॉइंट 9 आ जाता है, सभ्यता अंत की ओर है। इसमें देखिए आप सभ्यता का अंत। सभ्यता का अंत और बराबर में एक मानचित्र है उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र। उत्तर हड़प्पा से मतलब है कि जब हड़प्पा अपने उत्तर काल की ओर, उत्तर काल मतलब जब अपने खत्म होने की ओर अग्रसर थी, उस समय के क्षेत्र को इसमें दिखाया गया है। इसे आप देख लें कि सिंधु के आसपास, जहां पहले सिंधु नदी के आसपास जहां पहले ज्यादा हमें पुरातत्व स्थल मिले हैं वो अब थोड़े खिसक गए हैं, थोड़ा खिसक करके वर्तमान भारत की ओर आ गए हैं। पॉइंट नंबर 9 में देखिए आप कि ऐसे साक्ष्य मिले जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। देखिए बात हो रही है सिंधु नदी के क्षेत्रों की, जो उस समय के पास, उस समय भारत में ही लेकिन वर्तमान पाकिस्तान में स्थित थे, और बाद में ही इन लोगों ने रुख कर लिया था गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बस्तियों में। वहां पर इन्होंने अपनी आबादी को बढ़ा लिया था। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव भी दिखाई देता है, जैसे विशिष्ट पुरावस्तु, बांटों, मोहरों, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेकिन धीरे धीरे जब सामंजस्य टूटने लगा पूरी सभ्यता में, बांट सबके अलग हो गए, मोहर अलग हो गई, विशिष्ट प्रकार के मन के समाप्त हो गए, लेखन समाप्त हो गया, समान लेखन, बात हो रही है समान लेखन की, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का भी ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया, यानी कि जैसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिले हैं जिस प्रकार, अब वो उस तरीके की बाद में उत्तर हड़प्पा काल में उस तरह की बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है, अर्थात फिर से हड़प्पा सभ्यता के पराभव के बाद एक बार फिर ग्रामीण जीवन शैली अस्तित्व में आई और इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा जाता है। अनुवर्ती अर्थात उनका अनुकरण करती हुई बाद की। अब ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। किसी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता विलुप्त हो गई, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि
वनों की कटाई, अत्यधिक वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, और या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग शामिल है इन सब में। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन के लिए यदि इन सभी कारणों को देखा जाए तो सही प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलें तो देखते हैं हम कि ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य के तत्व संभवतः राज्य का अंत हो गया था। यानी कि जो इसके दृढ़ होने, हड़प्पा सभ्यता के दृढ़ होने के, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसके दृढ़ होने के जो एकीकरण के तत्व थे वो नष्ट हो गए और धीरे धीरे अलग अलग, देखिए अलग अलग क्षेत्रों का जब पतन हुआ उसके लिए अलग अलग कारण ही जिम्मेदार रहे। अब उत्तर हड़प्पा काल में सबकी अलग मोहर हो गई, लिपि हो गई, अपने मन के हो गए, या कोई स्थानीय नई चीज अस्तित्व में आ गई। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए 1 सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा अच्छा, एक आक्रमण के साक्ष्य, नेक्स्ट पेज 18, पेज नंबर 18 पर आप देखिए कि एक आक्रमण के साक्ष्य, डेडमैन हेनरी लेन एक संकरी गली है। देखिए सब कुछ दिया हुआ है इसमें, आप पढ़ लेंगे बाद में। जॉन मार्शल की पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस यानी के सिंधु घाटी सभ्यता, द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में ये पुस्तक लिखी गई थी, इसमें आप देख सकते हैं। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी बाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्हें मृत्यु के समय पहने हुए थे, अर्थात किसी बाहरी आक्रमण की यहाँ पर आशंका जताई गई है। 1947 में सर मार्टिमर व्हीलर ने जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। वो क्या लिखते हैं अब वो हम देखेंगे। ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? युद्ध के देवता थे इंद्र। इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है या थे? अब इसके विषय में आप थोड़ा इसमें पढ़ लेना, लेकिन इसमें कुल मिलाकर श्री मार्टिमर व्हीलर का ये कहना है, REM व्हीलर हड़प्पा 1946 एंशिएंट इंडिया जर्नल में इनका प्रकाशित हुआ था एक लेख, उसमें इन्होंने दिया है कि एक बाहरी आक्रमण हुआ था हड़प्पा सभ्यता पर और जिसके कारण बहुत बड़े नरसंहार का सामना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगरों को करना पड़ा था और उसी के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई थी और जो बचे हुए लोग थे वो धीरे धीरे सिंधु नदी के मैदान से गंगा यमुना के मैदान की ओर वहां से जाने लगे थे। इस प्रकार अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेज नंबर 19 पर हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसे मैं कल कंटिन्यू करूंगी अगली वीडियो में। बच्चों देखो, इससे पहले मेरी 3 वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है। उन्हें आप थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा 1-2 बार और अच्छी तरीके से, ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके और उसके बाद ही, क्योंकि ये वीडियो आपके समझ में आएगी,
और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो उसके बाद इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट चैप्टर का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ लेंगे, पहले से तैयार होकर बैठेंगे तो वीडियो शायद ज्यादा समझ में आएगा।